नमस्कार तहसीन भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में एंड थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और आजकल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया में रिगार्डिंग इथेनॉल कि इथेनॉल को लेकर के क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि सब ज़्यादा वही दिक्कतें फेस कर रहे हैं। उनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं 2023 से पहले। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ इस एपिसोड के लिए कि एक्चुअल में हम लोग समझना क्या चाह रहे हैं इस एपिसोड से। दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को एक तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और दूसरा कि उस इस चीज़ के अराउंड क्लैरिटी चाहते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकार बोल रही है कि किसी को दिक्कत नहीं आ रही और जो बात कर रहा है वो एंटी नेशनल है। दूसरा कि अगर दिक्कत आ रही है तो इस पे लोगों की आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है। चलिए, सरकार है, उसका काम है कि सफाई देना। अपोजिशन के लिए तो एक तरीके से फ्री हिट वाली बॉल है, आप इस पे बात कर सकते हो, आपके साथ जनता खड़ी हो जाएगी, लेकिन अपोजिशन भी चुप है। फिर इसके बाद सरकार एक चीज़ बोलती है कि देश का फ़ायदा है, किसानों का फ़ायदा है। वो कितना हद तक सच है और अगर फ़ायदा हो रहा है तो लोगों को ये फ़ायदा नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तो पूरा एपिसोड हम इस चीज़ को डिस्कस करने पे समझने की। तो सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे शो में आने का मौका दिया और मैं आपका काम देखता रहता हूँ और बहुत ही अच्छा है और थैंक मोर यू। पावर टू यू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी भारतीय एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। भारत के लोग क्या चाहते हैं कि मैंडेटरी एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल हमें मत दीजिए। एथेनॉल 0 कम दाम पर, एथेनॉल 5, 10, 15 इसको हमारे सामने रखिए। सरकार ने जिस तरह से एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल अब मैंडेटरी हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वही मिलता है और एथेनॉल 0 आपको मिलता नहीं, कुछ चंद पेट्रोल पंप पे, दिल्ली जैसी जगह पे चंद पेट्रोल पंप्स पे मिलता है, वो भी बहुत महंगा, 165-170 रुपया लीटर के बीच में मिलता है, प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल, उसमें हाई ऑक्टेन के साथ। तो हम कह रहे कि आप सारा ऑप्शन दे दीजिए लोगों को, E0 कम पे और बाकी E5, E10, E15, E20 आप अवेलेबल कराइए। इसका एक कारण है कि 2023 के पहले जितनी भी गाड़ियां थी वो एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। सरकार कहती है इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रस्ट मी ब्रो। भाई, पर गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है ना कि इट्स नॉट कंप्लायंट। दिक्कतें लोगों की वहाँ से शुरू होती है, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। 80% से अधिक गाड़ियाँ एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। सचिन भाई, आप एक चीज़ मानोगे, एक आम भारतीय के लिए, क्योंकि आपने जिक्र किया एक मध्यम वर्ग के भारतीय का, एक आम भारतीय के लिए एक गाड़ी खरीदना उसका दूसरा सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है, या एक बाइक भी खरीदना बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट है। जब आप ये एसेट खरीदते हो, आप 15 साल का टैक्स एडवांस में भरते हो सरकार को। ट्रू। तो सरकार अगर कोई फैसला करती है, उस फैसले में आप बराबर के हिस्सेदार होने चाहिए। सरकार थोप नहीं सकती आप पे फैसला। ये कहना कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे गलत लिखा है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है कि अगर वो बोल रहे हैं कि मैनुअल में गलत लिखा हुआ है, लेकिन अभी BMW के CEO का भी, आई थिंक जो इंडिया के हैं हेड, उन्होंने भी बोला कि E20 से अगर आप ऊपर ब्लेंड करते हो तो जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हैं उनमें भी आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, उनके लिए नए तरीके से चेंजेस करने की नीड पड़ेगी। एंड दूसरी बात, लेकिन मुझे एक चीज़ आपने जो बोला कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि ट्रस्ट मी ब्रो, लेकिन मुझे लोकसभा में एक नितिन गडकरी जी का ही भाषण था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर की बात है। तो उन्होंने बोला था कि ARAI की रिपोर्ट है जिस पे 1 लाख गाड़ियों पर टेस्ट हुआ है 2023 से पहले की गाड़ियों पे, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं मिली। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए ताकि सचिन पढ़ सकते हैं। आपने रिसर्च किया, आपके पास रिसर्च है, जी आपके दर्शक देख सकते हैं, सारा रिसर्च है। बिल्कुल। ARAI की रिपोर्ट मिली? नहीं। क्यों? सचिन बेवकूफ़ है, तहसीन बेवकूफ़ है, पढ़ना नहीं आता। ये क्या बात हुई? हमने किया, 1 लाख गाड़ी पे किया, आप ट्रस्ट मी ब्रो, इसी के खिलाफ है। आप रखिए ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया भर का ज्ञान मुझ में है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है, 100%। पर आप तय कैसे करेंगे जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी ना? अगर रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं है तो आप तय कैसे करोगे? आप फिर वही कह रहे कि हमने रिपोर्ट पढ़ी है, हमने तय किया है। क्या सचिन रिपोर्ट पढ़ने के योग्य नहीं है? RTI भी रिजेक्ट कर दी। दूसरी चीज़ पे आते हैं, जो आपने BMW के चेयरपर्सन का, भारत के चेयरपर्सन और CEO का जिक्र किया।
उन्होंने एथेनॉल 20 के ऊपर वाली ब्लेंडिंग की बात की, जिसका 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम वही कह रहे हैं, आप पहले 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर 25 लाओ, 30 लाओ, 35 लाओ, 40 लाओ, जैसे ब्राज़ील में मॉडल है। ब्राज़ील में सब कुछ अवेलेबल है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, उल्टा नीति आयोग की रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में है, 2018 की रिपोर्ट, वो ये कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% ये 2030 तक होना चाहिए था। इसको इन्होंने प्रीपोन कर दिया बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ओके। समझिए मेरी बात, सरकार कह रही है ARAI की रिपोर्ट है, वो सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं रख रही। सरकार कह रही है CM की रिपोर्ट है, वो मैंने उसके अंश निकाले नीति आयोग की रिपोर्ट से, मैं उस पर आता हूँ। कोई भी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये आप भी मानते हैं। सरकार कहती है हम पे भरोसा करो। जो दस्तावेज है पब्लिक डोमेन में वो नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट, जो कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 20% ये लागू होना चाहिए 2030 से। इसकी दो वजह है। एक, 2030 तक सारी गाड़ियां जो एथेनॉल 20 कंप्लाइंट नहीं है वो फेज आउट हो जाएगी। दूसरा, आपके जो पेट्रोल पंप्स है जो अभी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 20% के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते, वो तब तक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एथेनॉल मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है गाड़ी में दिक्कत ना हो, बट जहाँ स्टोर करो अगर वहाँ पर पानी आ गया, जैसे अभी हम यहाँ पॉडकास्ट शूट करें, बारिश है, बहुत सीप इन कर दिया, तो वही फ्यूल जा रहा है ना आपकी गाड़ी में। तो ये कारण की वजह से नीति आयोग ने कहा था इसको 2030 में करो। इन्होंने इसको प्रीपोन कर दिया 2023 2025 में। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। तो प्रीपोन होने का कोई रीज़न होगा स्पेसिफिक, आपको क्या लगता है? वही तो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा हमने ARI की टेस्ट करा दी, CM की रिपोर्ट आ गई। CM की रिपोर्ट भी कहती है कि सब कुछ अवेलेबल हो। मैं फिर कहता हूँ, हम एथेनॉल ब्लेंडेड 20 के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है उनके लिए बाकी फ्यूल आप अवेलेबल कराओ। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? नितिन गडकरी जी मुझे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जैसे मैं आपके पास आ रहा था, एक बहुत ही देश के सबसे बड़े पत्रकार का मुझे फ़ोन आया, मेरी उनसे बातचीत हुई। वो कह रहे हैं नितिन गडकरी जी के ऑफिस में ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑयल लॉबी पैसा दे रही है। मैं आपके शो के माध्यम से सार्वजनिक कहना चाहता हूँ, मेरी ED की जांच, फॉरेंसिक जांच पब्लिक डोमेन में कराए, और मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट पब्लिक डोमेन में देने को तैयार हूँ। नितिन गडकरी जी अपने बच्चों का सारा अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में रख दें। उनका बेटा बढ़ाओ योजना चला रहे, उनके बेटे एथेनॉल के बिजनेस में, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है या नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्यों भाई? आपका, मैं आपके तीसरे पहलू पे आता हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, विपक्ष क्यों इसको अपोज नहीं कर रहा। मेरा यहीं पर सवाल था कि जैसे आप सिर्फ नितिन गडकरी जी को टारगेट कर, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हरदीपुरी जी को भी कर रहा हूँ, हरदीपुरी जी का बोलता हूँ। रुकिए एक जीनियसेस है सरकार में। अरे हरदीपुरी जी का जीनियस सुनो। नहीं, ये नॉट टारगेटिंग नितिन गडकरी जी, हरदीपुरी जी के मंत्रालय में, इसको कट मत करना क्योंकि मैंने पब्लिक भी कहा है, मुझे लगता है उनके मंत्रालय में सस्ता नशा कर रहे हैं उनके बाबू लोग। वैसे भी कुछ कट नहीं होगा, आप हाँ, नहीं होगा ना। मुझे लगता है हरदीपुरी जी के मंत्रालय में उनके जो बाबू लोग हैं सस्ता नशा कर रहे हैं, वो पेट्रोल एथेनॉल का फ्यूम्स फूक रहे हैं। भाई कल हरदीपुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, मेरा सवाल भी ये था। उन्होंने कहा एथेनॉल वाली फ्यूल रेसिंग गाड़ी में प्रयोग होता है, आप लोग नहीं कर सकते। भाई जेट में जेट फ्यूल प्रयोग होता है, मतलब अब हरदीपुरी जी बेचारे एम्बेसडर आदमी, उनको तो टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी। जिन लोगों ने बोला कि सस्ता नशा कर रहे थे, मतलब कैसी बातें कर रहे हो। आपके काफ़ी दर्शक रेसिंग फैंस हो गए। जब रेस होती है, पिट में 100 मैकेनिक होते एक गाड़ी के पीछे, वो पार्ट्स उसी वक्त चेंज करते, उनको एवरेज की नहीं पड़ी होती, उनको गाड़ी रेस जीतना होता। रेस के बाद इंजन सर्विसिंग और ओवरऑल होता। अधिकतर गाड़ियों का इंजन ही चेंज होता रेस के बाद। आप रेसिंग गाड़ी का कंपैरिजन नॉर्मल गाड़ी से करें। अच्छा, आपको फॉर्मूला 1 वाले रेस चाहिए तो फॉर्मूला 1 वाले रोड भी दो ना भारत में, वो देकर बाकी सारा चीज़ करना है आपको। मतलब आप सोचो, अब मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने नशा किया है इनके बाबुओं ने, तो मैंने गलत किया है? ऐसी बात कौन करता है? आम आदमी को लगेगा कि अरे यार, जब रेसिंग गाड़ियों में यूज़ हो सकता है तो भाई हमारी गाड़ियाँ तो यूज़ हो गई। नहीं ब्रो, आम आदमी बहुत इंटेलिजेंट है इस देश का। आप आम आदमी हो, मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। सॉरी, मैं अनसेंसर्ड हूँ। हम चूतिए नहीं हैं। सॉरी। इस देश के संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग।
बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब इस मुल्क की कल्पना की थी, उन्होंने मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का विपक्ष का नेता, मैं भारत का चीफ जस्टिस नहीं की थी कल्पना। हम भारत के लोगों को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम चूती नहीं हैं। आप रिपोर्ट रखिए, हमसे बातचीत कीजिए प्लीज। ये कहना कि हम बेवकूफ बन जाएंगे, आप कहोगे रेसिंग में हो रहा है। पहले तो फॉर्मूला 1 में E10 इस्तेमाल होता है, E20 नहीं, बट खैर वो अलग विषय। कुछ रेसेस में ज़्यादा एथेनॉल होता है। भाई वो विषय है ही नहीं। एथेनॉल का पावर ज़्यादा है। एथेनॉल का तो फॉर रेस, एथेनॉल का माइलेज में कम एवरेज देगा। वो साइंस है, वो बेसिक केमिस्ट्री है ब्रो। वो हमें नहीं चाहिए ज्ञान, वो ज्ञान मत बांटो। तो जेट फ्यूल में तो अलग अलग तरह के ऑक्टेन, तो जेट फ्यूल डाल सकता मैं आपकी गाड़ी में। कुछ भी बोल दो, बिना सोचे बोल दो और एरोगेंटली बोल दो। समझ लो हम, मुझे पता है किस बात की दिक्कत है। इस बात की दिक्कत नहीं है कि वो बोले, इस बात की दिक्कत है कि वो समझते हैं हम मूर्ख है, कि हम नहीं समझेंगे उनकी बात। इस बात की, ये लुकिंग डाउन अपॉन अस, थिंकिंग कि हम कचरा है, थिंकिंग कि हमें नहीं समझ में आएगा। नितिन गडकरी जी की बात करते हैं, आप लगातार उनको टारगेट करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एथेनॉल बिजनेस में हर पार्टी के जुड़े हुए नेता एथेनॉल बिजनेस पे हैं, तो उन पे भी अगर आप बात करो तो शायद। मैं सब पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी हरदीप पुरी जी का उदाहरण दिया कि उनके मंत्रालय में लोगों ने सस्ता नशा करते फूका है कुछ एथेनॉल और पेट्रोल के फ्यूम्स। ठीक है, विपक्ष भी मुद्दा नहीं उठा रही। आपका सवाल जायज़ है, क्या विपक्ष उठाएगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, पहले बसपा में थे, फिर सपा में थे, अब भाजपा में है। कर्नाटका में जो लोग सरकार में। देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा, ये एक इंसेस्ट क्लब हो गया है। भारत एक इंसेस्ट क्लब हो गया है, पॉलिटिक्स। सारी शुगर मिल्स इनके ही है। सिर्फ नितिन गडकरी अकेले बेटा बढ़ाओ योजना नहीं चला रहे, वो चिपक गया उन पे क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट यूज़ किया। सारे चला रहे। भारत एक इंसेस्ट क्लब हो चुका है, नेपोटिज्म का और घटियापन के फैमिली रन बिजनेसेस का। नेता अब बिजनेसमैन हो चुके, तो क्या करते हैं वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते। इसलिए विपक्ष सड़क पे नहीं है, वरना इस मुद्दे पे विपक्ष को सड़क पे होना चाहिए था। डेफिनेटली क्रिकेट की भाषा में बोलूँ तो फ्री हिट है। लेकिन क्रिकेट की भाषा में बीसीसीआई में सारे जितने भी चलाते नेपो बच्चे नेताओं के। मैं विपक्ष की बात करता हूँ। रोहित पवार का क्या लेना देना है क्रिकेट से? क्या समझ में आता उस छिछोरे को? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे का क्या लेना देना है क्रिकेट से? और आप विजुअल्स देखिए, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा चलता है, जी का बेटा चलता है, लोग उसके पैर छू रहे हैं। क्यों? इसलिए हम आज़ाद हुए, इसलिए। और उसको महाराज महाराज कह रहे। क्यों? उसकी अचीवमेंट क्या है? केवल ज्योतिरादित्य जी का बेटा माधवराव सिंधिया जी का पोता है। तो वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाएगा और लोग उसके पैर छुएंगे। क्यों भाई? क्यों छुएंगे? आपको ये कल्चर बदलना होगा। तो ये जो चीज़ है, ये शुगर मिल में भी सारे जो नेता जिनके शुगर मिल्स है, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड है। आप किसी आम आदमी को जानते हो जिसका शुगर मिल है? सोच लीजिए। सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड है, सारे किसी न किसी दल से जुड़े हैं। अब मैं आपको और एक इससे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, एक सेकंड रुक जाइए। सरकार कहती है किसानों का लाभ होता है। गन्ने के किसान को कितना मिलता है एथेनॉल के लिए? 3.65 रुपया 1 किलो गन्ने का। आपको पेट्रोल कितने में मिलता है पेट्रोल पंप में एथेनॉल वाला? 102 रुपया वर्तमान में जी। नो डिस्प्यूट। बीच का पैसा कौन कमा रहा है? ये डिस्टिलरी वाले। तो अगर गवर्नमेंट ने 2030 में इम्प्लीमेंट, जो बेसिक इनका प्लान था कि 2030 तक हम एथेनॉल प्रॉपर E20 को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर इन्होंने 5 साल 6 साल पहले इम्प्लीमेंट किया और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग शुगर मिल्स चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि भाई हमें ऑयल लॉबी की तरफ से पैसा मिल रहा है, इस वजह से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो देखा जाए तो एथेनॉल लॉबी है जो इसको इम्प्लीमेंट करा रही है। वही लॉजिकल बात होगी। और दूसरी चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ पब्लिक में। लास्ट ईयर से मैं अभी तक 1 दर्जन वीडियोस बना चुका हूँ एथेनॉल पे। मैंने देखा, इसलिए मैंने आपसे दरख्वास्त की कि हम एथेनॉल से कर। और तो क्या मुझे 1 साल से कोई लॉबी मुझे पैसा दे रही है? भाई आप तो हो। मेरे को जेन्युइन कंसर्न है, मेरे को जेन्युइन दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं, मेरे घर में फेस हो रही है, मैं फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सचिन भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये जो
आपने वीडियोस बनाए 1 साल से, जैसे आपने बताया आपको कोई लॉबी ने पैसे तो दिए नहीं, जी। आपकी जेन्युइन कंसर्न्स थे, हाँ। जिन बातों का जिक्र मैंने किया वो जेन्युइन था, आपने स्वयं इस पे रिसर्च किया है, तो मेरे सवालों का जवाब दे दें, ख़त्म। बात कहाँ जा रही है, हम सवालों का जवाब क्यों नहीं दे? सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाह रही? मेरा तो ये है कि बस ये अहंकार है सरकार का, नहीं देगा, आप बेवकूफ़ हो, हमने कह दिया। जो सरकार, जो हरदीप पुरी जी बैठ कर कह सकते हैं रेसिंग में एथेनॉल का प्रयोग होता है, आपकी गाड़ी में क्या है? आप अहंकार समझिए ना, अहंकार, ये अहंकार है भाई, ये अहंकार है, ये आप इसको समझते आप मूर्ख हो। ये ऊपर बैठे हुए, आप नीचे हो, ये राजा है, आप रंक हो, अहंकार है। तो आम आदमी के पास ऑप्शन क्या बचता है? सरकार को एक पॉलिसी में चेंजेस लाने होंगे, सुधार लाने होंगे। E5 E10 अवेलेबल कराइए, सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, और आगे का जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं उसका 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। जैसे BMW की CEO ने कहा, गलत किया है। कौन सी हमने मांग की जो नाजायज़ है? इसमें कौन सी पेट्रोल लॉबी किसी को पैसा देगी? चलिए इस मान लेते हैं कि देश का फ़ायदा हो रहा है, फॉरेक्स बच रहा है। कैसे बच रहे हैं उसका बताता हूँ, गलत कह रही है। चलिए एक एक चीज़ पे बात करते हैं। सरकार बोलती है कि फॉरेक्स बच रहा है, किसानों को फ़ायदा हो रहा है, और बोल रहे हैं कि चीपर पेट्रोल है, चीपर ऑप्शन है अल्टरनेटिव पेट्रोल का। तो सबसे पहले तो जो आप बता रहे थे, फॉरेन रिजर्व, राइट। सरकार कहती है फॉरेन रिजर्व्स बच रहे हैं। अंदाजन 40,000 करोड़ साल का बचता है, बड़ा अमाउंट है। मैं अब एक उदाहरण से आपको बात करता हूँ। भारत में कॉर्न है, कॉर्न। हाँ। भारत कॉर्न का सरप्लस प्रोडक्शन करता था। कॉर्न का एक बाई प्रोडक्ट है DDGS, राइट। जो पशुओं के आहार में, लाइफ स्टॉक फीड में काम आता है। भारत अपने पशुओं को भी खिलाता था, उसको एक्सपोर्ट भी करता था। जब इंडो US ट्रेड डील अनाउंस हुआ 6 फरवरी 2026 को, तब उसमें ये लिखा गया कि हम कॉर्न फीड DDGS को इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से। फ्री मतलब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी उस पर? हम उसको इंपोर्ट करेंगे, नहीं हम इंपोर्ट करेंगे, हाँ, अमेरिका को हम नहीं लगाएंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठा कि भाई जिस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे हम इंपोर्ट क्यों करें? और अमेरिकन कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसलिए भारत में बैंड है। तो उसका जो असर है वो उसकी फीड में भी आएगा, क्योंकि कौन है उसी का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जाएगा और हम हमारे पशु। तो 7 फरवरी को पीयूष गोयल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली के अंदर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं हमारे पास शॉर्टेज है कॉर्न फीड की, ये जो पशुओं का आहार है, हाँ। DGS की शॉर्टेज है। जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी शॉर्टेज कैसे हो गई? या तो उतनी मुर्गियाँ बढ़ गई भारत में और बाकी लाइफ स्टॉक। जब रिपोर्ट देखा गया तो 2017-18 में हम 0% एथेनॉल डाइवर्ट किए थे, 0% कॉर्न डाइवर्ट किए थे एथेनॉल के लिए। ओके। पिछले साल हमने 45% कॉर्न डाइवर्ट किया एथेनॉल के लिए, तो शॉर्टेज हो गई। अब आपका मूल सवाल है कि डॉलर बचता है। जिस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते हमें डॉलर मिलता था, अब उसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए हम डॉलर खर्च करेंगे, तो डॉलर कैसा बचता है? दूसरा, अगर सारे किसान कॉर्न के अंदर चले गए, चावल के अंदर चले गए, क्योंकि उसको एथेनॉल में यूज़ करना है, वहाँ पे सरकार लेगी, तो क्या आपने पहले भारत की फूड सिक्योरिटी की जांच की कि वहाँ क्या होगा? और दूसरा, जो वेजिटेबल ऑयल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स अब ग्रो नहीं हो रहा, उसका डॉलर में कौन खर्च करेगा? उसका कितना बड़ा है उसका बर्डन लगाया आपने सामने, 40,000 करोड़ के सामने। तीसरा, क्या किसान को पैसा मिलता है? जैसे मैंने आपके माध्यम से कहा, किसान को वर्तमान में 3 रुपया 65 पैसा मिलता है प्रति किलो गन्ना, जो एथेनॉल के लिए प्रयोग होता है। जबकि एथेनॉल वाला फ्यूल जो आपने कहा कि सस्ता मिलता है वो 102 रुपया, तो कोई सस्ता नहीं मिलता। तो आपको मिल रहा है 102 में, किसान को मिल रहा है 3 रुपया 65 पैसा, तो बीच का पैसा बेटा बढ़ाओ योजना में जा रहा है। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये पेट्रोल इन्होंने E10 से E20 कब किया, और उस पर प्राइस पे कोई डिफरेंस भी किसी को पता नहीं चला, और जबकि क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था, हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, और पूरी दुनिया में सबसे सस्ता रशिया उस टाइम पे दे रहा था विद डिस्काउंट, विद डिस्काउंट, राइट। और उसका हमें कभी भी लाइक ऐसा था कि मान लीजिए 100 रुपये में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये में नॉर्मल E10 मिल रहा है, और इन्होंने E20 कर दिया, तो ऐसा भी नहीं हुआ कि हमें 95 में 94 में, वो उल्टा तो आने वाले टाइम पे हमें अभी बर्डन ही हुआ है, बढ़ गया है। पेट्रोल के दाम कहाँ घटे हैं? नहीं, क्योंकि इस सरकार को पाकिस्तान बहुत पसंद है और हर चीज़ में पाकिस्तान को लेके आती है सरकार। पैरेलल ड्रॉ करने के लिए। हाँ, जबकि मुझे समझ में आता मेरी देशभक्ति पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क के साथ क्यों हो, बट सरकार को बहुत पसंद है पाकिस्तान। इस सरकार को पाकिस्तान, औरंगज़ेब, बाबर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो खैर,
हर चीज़ में पाकिस्तान को लाते हैं। पाकिस्तान में आप गूगल कर दीजिए वर्तमान में पेट्रोल का दाम क्या है, वहाँ इथेनॉल नहीं ब्लेंड, आई थिंक 300 प्लस। बट रुपये में कन्वर्ट करें तो हमसे सस्ता है। पाकिस्तानी करेंसी ज़्यादा है ना, 3 टाइम्स आई थिंक तो वो सस्ते में पेट्रोल दे रहे हैं। आप INR में देखो, INR में। देख लो, आप डाल देना, अभी देख लो गूगल में, करंट रेट ऑफ पेट्रोल इन पाकिस्तान इन INR, और उस पर उनके पेट्रोल में इथेनॉल नहीं, यही कर ले जांच, अब भी कर ले आपके दर्शकों के सामने। तब तक मैं इनको बोलता हूँ, ब्रो मेरा कॉफी ले आओ, लाओ भाई मेरा कॉफी। सचिन भाई काम कर रहे हैं, मैंने उनको काम पे लगा दिया, लाओ कॉफी। इसको एडिट मत करना, इस बात को रखना। करंट लाओ ब्रो, टेबल लाओ, कॉफी लाओ। इट्स ट्रू। कितना है भाई, बता। 102 रुपए इन इंडियन रुपीस, और वो भी प्योर है, E20 नहीं है, E10 नहीं है, प्योर पेट्रोल। पाकिस्तान जैसा बैंकरप्ट मुल्क उनके आवाम को 102 में प्योर पेट्रोल दे रहा है, यहाँ पर हरदीप पुरी जी फॉर्मूला वाला पेट्रोल आपको 102 में 20% एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल में दिक्कत क्या है मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा है ना कि हम लोग कल के दिन रेसिंग कार्स खरीदें तो यूज़ कर सकते हैं। और आज गाड़ियों की लगवा रहे हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप विजन नहीं देख पा रहे। अरे ये देश हित में है भाई, ये देश हित में है। सोचो, हरदीप पुरी जी जाते हैं, हर व्यक्ति दिल्ली के और गुरुग्राम के और नोएडा के सड़क पर बिल्कुल रेसिंग की तरह गाड़ी चलाए, और खास करते हैं थार में तो जाता नहीं पेट्रोल, पता नहीं थार का आता है पेट्रोल वर्जन, हाँ आता है। थार वाली गाड़ियां चलाए एकदम पेट्रोल लाटे रेसिंग की तरह। मतलब क्या बताए आपको यार, ऐसे हमको बिना किसी, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, इनका स्टाइल भी बढ़िया होता है, ऐसे बैठते हैं सारे मंत्री, ऐसे ऐसे ऐसे, उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, ये घमंड ऐसे, हाँ व्हाट इज दैट, वी आर यूजिंग इट इन फार्मूला, हाँ यू आल्सो यूज इट फार्मूला। मतलब जैसे हम भारत के लोग रंग के, और वो स्टाइल अब देख लेना हरदीप पुरी जी का, मैं जेन्युइन बॉडी लैंग्वेज, हाँ व्हाट इज दिस, हाँ व्हाट इज दिस, क्या है ये, ठीक से बात करो ना हमसे, आप हमसे विनम्रता से। मैं भाजपा के खिलाफ हूं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना विनम्रता से सबसे बात करते हैं। कम से कम अपने लीडर अमित शाह जी का देखिए, कम से कम अपने नेताओं से सीखो। राइट। राजनाथ सिंह जी का देखिए, हरदीप पुरी जी सब बड़े नेता है ना, थोड़े से बड़े ना, मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी थोड़े से बड़े नेता है ना, मतलब राज्यसभा रूट से नहीं आते ना, लोकसभा वाले नेता है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। कभी आपको राजनाथ सिंह जी का एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज, मैं भाजपा के खिलाफ हूं, लेकिन आप विजुअल चला कभी देखेंगे, कभी मोदी सर का देखेंगे आप, कभी अमित शाह जी का देखेंगे। वो पॉलिटिक्स में अग्रेशन अलग, मैं बॉडी लैंग्वेज की, जब आम जनता से बात करते हैं, ये बात मैं ये तारीफ राहुल गांधी की भी करता हूं। आप आम आदमी से उनको देखिए, इतना प्यार से मिलेंगे, बात ही ऐसे करते हैं। क्या है ये भाई, हम क्या स्कूल की घंटी है क्या, बजा कर जाओगे? हॉगवर्ट्स में वो जो होता था, आबरा कडाबरा स्पेल, आबरा कडाबरा स्पेल, इज इन द रिपोर्ट, द रिपोर्ट। इथेनॉल तो अगर देखा जाए तो वो तो कॉस्टली है। मैं उसका देख रहा था प्राइस। इथेनॉल अगर कॉर्न और जो 2-3 तरीक़ों से बनता है तो 60 से 73 रुपए के आसपास तक वो वेरी करता है। करेक्ट। और वहीं पर अगर सारे टैक्स हटा दें पेट्रोल के लिए तो वो 60-65 रुपीज़ पर लीटर पड़ता है। पेट्रोल सस्ता है, इथेनॉल महंगा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई अगर आप इतना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो, प्योर पेट्रोल, और यहाँ से वहाँ जा रहे हो, अब आप एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डाल रहे हो और आप इतना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो 80% जो पेट्रोल एथेनॉल में वो 100% से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मान लो कि आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि एग्जांपल करेक्ट पूरा नहीं है, मैं एक बेसिक एग्जांपल समझाऊँ। मान लो आपको जाना है 100 किलोमीटर, तो आपका 50 के एवरेज से 2 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, प्योर पेट्रोल। अब आप लेते हैं एथेनॉल वाला जो होता है 35% का एवरेज देता है। ओके। तो आपका होता है 2.80 और लीटर खर्च, लेकिन 2.80 में 80% पेट्रोल जाता है, तो 2.26 वहाँ पे 2 लीटर जा रहा है। भाई कौन कर रहा है ये कैलकुलेशन इनका? मैं एक रफ कह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन, और अलग अलग गाड़ी का। फिर इसमें मैं आपको बताऊँ, हम 3 लाख करोड़ सालाना बचा सकते हैं
फॉरेन करेंसी, हाँ, फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे थे हम। 3 लाख करोड़ आज से बचा सकते हैं। सिर्फ जो सड़क है उसको ठीक ठाक कर दे, मैं वर्ल्ड क्लास नहीं कर रहा हूँ, ट्रैफिक जाम हटा दे, इंक्रोचमेंट हटा दे, और ट्रक्स जो है हाईवे पे सही लेफ्ट साइड पे चलाए, राइट साइड पे रहे, 3 लाख करोड़ आप सालाना बचाओगे। वो करना नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स किसको पैसे देते हैं? नेताओं को, इसलिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है। इंक्रोचमेंट कौन करता है? वोट बैंक, इसलिए आप उनको हटा नहीं सकते। और ट्रक्स राइट साइड पे चला गए, वो नितिन गडकरी जी सो रहे हैं, वो तो उनको कुछ करना नहीं है, जो हाईवे तो उनका ही डोमेन है ना। कल आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक हाईवे की तस्वीर आई, 2 बड़े गड्ढे हो गए उसमें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस। दिल्ली में 1200 करोड़ करीबन खर्च हुआ उसको बनाने के लिए, बताया गया था वर्ल्ड क्लास है। 2 बड़े बड़े खड्डे हो गए पहली बारिश में, कल पहली बारिश हुई, वो भी पूरी बारिश नहीं हुई दिल्ली में, उसमें 2 बड़े खड्डे हो गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज नितिन जी कहते हैं कि 2 साल में मैं सारे हाईवेज को पॉटहोल मुक्त कर दूंगा, तो 2 साल के बाद हमारे से रोड टैक्स लीजिएगा। हम कह सकते हैं कि हम 2 साल के बाद टैक्स भरेंगे। ऐसा क्लेम तो ये पहले भी कर चुके हैं। अरे बहुत। और फिर कहते हैं कि पेट्रोलियम लॉबी, हमने कहा था क्या वो पॉडकास्टर को, वो इन्फ्लुएंसर को घर में बुलाओ जो खाना का शो करती है, और उसको कहो मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा और 15 रुपये में पेट्रोल लगे, हमने उनके मुंह में डाल दी थी कि ये बात, ये बड़ी बड़ी शो ऑफ तो उन्होंने किया ना। जो पत्रकार ने आज मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप नितिन जी को टारगेट कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये सच है, मैं जेन्युइनली किसी से मैं टच में नहीं हूँ। तो कहे नहीं नितिन जी ऐसे ऐसे ये हवा चल रही है दिल्ली के अंदर। बोला ठीक है। बोला सर ये, चलो मैं नाम लेता, काम्या जानी को अच्छा। नितिन जी ने एक पॉडकास्ट किया, आप देख लेना उसका, वहाँ पे वो कहते हैं उनको मैं 15 रुपये में मैं पेट्रोल ही बंद कर दूंगा, 15 रुपये में पेट्रोल चलाऊंगा। हमने कहा क्या कि, मैंने कहा क्या नितिन जी को जाकर उनके मुंह में शब्द, और एक नहीं कई बार का 15 रुपये में मैं पेट्रोल अवेलेबल कराऊंगा, हमने कहा। किसी इवेंट में भी उन्होंने बोला था, मैंने सुना। तो फिर आप कह रहे हो ना, अब आप कह रहे हो 2 साल में मैं पॉटहोल्स मुक्त कर दूंगा भारत, तो इतने साल आप क्या कर रहे थे? हाईवे तो आपकी के पास था। मैंने खुद बियर बाइसेप्स पे, रणवीर के शो पे, मैंने खुद नितिन गडकरी जी की तारीफ की है कि भाई वो आदमी मेहनत कर रहा है, हाईवे बना रहा है। वो बात को अब 3 साल 4 साल हो गए, अब इसके बाद भी अगर आप वो रिजल्ट अचीव नहीं करें, आप एथेनॉल में जा रहे हो, भाई आपका क्या लेना देना है? आप ये काम करो ना आपका। मैं बाइस नहीं हूं, मैंने उनकी तारीफ की है। जो चीज़ मुझे डराती है ना तहसीन भाई, कि हमारे यहाँ एथेनॉल प्रोडक्शन कितना है इस टाइम पर? लगभग 2000 करोड़ लीटर। सरकार को कितना चाहिए E20 में मिक्स, मतलब E20 या फिर जो भी ब्लेंड करने के लिए? अराउंड 990 हज़ार लीटर, ऑलमोस्ट आधा चाहिए, प्रोडक्शन दुगनी है। और अभी जो एथेनॉल बना रहे हैं वो पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इसको फास्ट ट्रैक करिए, ताकि जो प्रोडक्शन है उनकी वो कंज्यूम हो सके। करेक्ट। अब मेरे भाई, हम शुगर को एक्सपोर्ट करते थे, वो रुक जाएगा, फिर आपका डॉलर घटेगा। मैं फिर आपको पूछ रहा हूँ, शुगर भी तो महंगी होगी, क्योंकि शुगर अब कुछ 3,300 400 है, वो ये 4,600 तक जाएगा। शुगर महंगी होगी, शुगर केन से बनने वाले प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, और किसान को तो, अगर आप मुझे समझा पाओ, मुझे क्योंकि फ़ायदा नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो सिंस गवर्नमेंट इज़ क्लेमिंग कि किसानों को फ़ायदा हो रहा है इथेनॉल बनाने से, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सड़क पे क्यों थे? मान लीजिए सभी लोग नहीं बना रहे शुगर केन या फिर तो कॉर्न। सभी वहां पर डाइवर्ट करेंगे, तो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? सोचा है सचिन के घर में, जो एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति है मेरी तरह, खाने के दाम कितने बढ़ेंगे? क्या जेन्युइनली, मैं जेन्युइनली आपसे पूछा हूँ सचिन, छोड़ दीजिए आइडियोलॉजी, मैं आपको, इसके पहले हम कभी मिले नहीं। मैंने बस एक गट फीलिंग पर हमें करना है, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा इसके पहले? नहीं। एक ही दरख्वास्त से हम एथेनॉल से शुरू करते, करेक्ट? राइट। कोई हमने कोई फिक्सिंग नहीं। कोई आप एक मिडिल क्लास घर से आते हो या अपर मिडिल क्लास घर से आते हो, मिडिल क्लास। ठीक है, आपके मम्मी पापा ने मेहनत की, क्या फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा इस देश में? बड़ा है, मेरे पापा फार्मर है। मुझे क्या उनकी उस लेवल पे तरक्की हुई जितना फूड रेट बढ़ा है? बिल्कुल नहीं। खत्म। और ये चीज़ एज अ पॉडकास्टर मैं बोल रहा हूँ, तो कई बार मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत है, लोग कहते हैं, लेकिन जब मैं घर की चीज़ें देख करके आ रहा हूँ तो मैं चुप नहीं रह सकता इस चीज़ पे। सोचिए सचिन, एक चीज़ आप सोचिए, और सब आपके व्यूअर्स को मैं एक बोलता हूँ, एक चीज़ पे आप गौर फरमाइए। आपके पापा या दादा, पापा की बात कर लेते हैं, उनकी सैलरी होती होगी 10-12 हज़ार में, आपके तो किसान थे, बट में 10-12-15-20 मतलब एवरेज लेंगे तो यही आएगा साल का। तब भी एक आम आदमी एक
सुकून की ज़िंदगी, मैं ये नहीं कह रहा लग्जरी, भारत में जी सकता था और थोड़े बहुत पैसे बचा सकता था, बच्चों की शादी कर सकता था, एक घर खरीद सकता था। आज आपकी सैलरी 10,000 से होगी लाख सवा लाख रुपए एवरेज। मैं एक मिडिल क्लास की बात करता हूँ, लाख सवा लाख मिडिल क्लास है आज भारत के अंदर। हालांकि वो बहुत कम है उन लोगों बहुत कम है, बट दिल्ली जी, ठीक क्या है। आप घर खरीद सकते हैं? सवाल ही नहीं है। क्या आप शादी करवा सकते हैं? क्या आप लोन में है या नहीं सवा लाख लेके? 1 लाख में आप शादी करने के बाद अगर बच्चा है, बच्चे की आप एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई मेरे बेटा 3 साल का है, ठीक है, वो स्कूल में जाता है, प्राइवेट स्कूल में। और मैं इस पे दूसरे पॉइंट पे आऊँगा। मेरा बेटे की फीस, क्योंकि वो ऑब्वियसली अच्छी स्कूल में जाता है, वो 3 साल का है भाई, वो 2 साल से प्री स्कूल प्री स्कूल उसका सालाना तब 2-2.5 लाख रुपया, आज 3-4 लाख रुपया साल का फीस है। और अगले साल जब वो स्कूल में जाएगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्कूल है, 15 लाख रुपया साल की फीस है। बाप रे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिन नेताओं ने इस देश को बर्बाद किया है, जिन बाबुओं ने इस देश को बर्बाद किया है, उनके बच्चे प्राइवेट और निजी स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? वो क्यों सरकारी स्कूल में नहीं जाते? क्यों तहसीन का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता है? वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल लो। मेरी मम्मी का हिप का ऑपरेशन हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल का बिल करीबन 25 लाख रुपए था, ठीक है। ऑब्वियसली मैं एक स्वीट में था, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें थी, बट अगर वो सारा नहीं होता तो मैंने कैलकुलेट किया 12-13 लाख होता हॉस्पिटल का बिल। हिप उनकी टूट गई, सीनियर सिटीजन ने एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, हिप टूट गई, 12-13 लाख। एक मिडिल क्लास व्यक्ति एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है बैंक्रप्सी से। क्यों मैं अपनी माँ को एक सरकारी अस्पताल में नहीं ले जा सकता था जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इलाज हो उसका? इस देश का दायित्व है हर भारतीय को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास, मुफ्त में इलाज होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास, मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए, वर्ल्ड क्लास। उसके बाद अगर तहसीन चाहता है कि उसकी मम्मी को निजी अस्पताल में ली जाए, वो उसका अधिकार है। वो चाहता है उसका बेटा निजी स्कूल में पढ़े, वो उसका अधिकार है। लेकिन ये हर भारतीय के लिए अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर मैं कहता हूं, जो नेता ने इस देश को चलाए, उनके बच्चे निजी स्कूल में क्यों जाते? उनके बच्चे विदेश क्यों जाते पढ़ने को? बाबू लोग जो शिक्षा सेक्रेटरी के बच्चे निजी स्कूल में क्यों पढ़ते, निजी कॉलेजेस में क्यों पढ़ते? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य बाबू के परिवार और परिजन सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते, निजी अस्पताल में क्यों जाते, विदेश क्यों जाते इलाज के लिए? जब आपने इस देश को बर्बाद किया है आपके बच्चे के लिए। और जिस दिन मैं सरकार में आऊंगा सचिन, और मैं आऊंगा सरकार में, मेरा पहला नियम होगा, पहला नियम, जो भी नेता है, आपको इस देश में नेतागिरी करनी है या आपको इस देश में बाबूगिरी करनी है, आपके परिजन सरकारी स्कूल में जाएगा, सरकारी अस्पताल में। जब लात मारूंगा मैं सिस्टम को, तब ये सिस्टम ठीक होगा। आप जाओ निजी स्कूल में, आप जाओ विदेश। धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बेटी विदेश में गई पढ़ने को। क्यों? मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं किसी के बच्चों से। और इस देश के दूसरे सबसे पॉपुलेटेड राज्य बिहार का स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार है, उसके वीडियोस चला देना, वो इस सूबे का स्वास्थ्य मंत्री है। और आपके जैसा एक मेरिटोरियस डॉक्टर उसके सामने झुकता है। क्या मजाक बनाकर रखा है इस देश में? उसको दाएं बाएं में फर्क नहीं पड़ता चलता। लगाना उस योगा वाला वीडियो। कब तक सहेंगे भाई हम? कब तक सहेंगे? क्यों सहे? किसके बाप का खाते क्या हम? हमारा देश है और ये हमारी छाती के ऊपर इस तरह से हमसे बात करते हैं, हमारे ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। क्यों भाई? तुम भावुक हो गए। हाँ, मैं सोच रहा था कि बात तो मैंने 100% करेक्ट। जेन्युइन कंसर्निंग चीज़ें हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात भाई नहीं करता ना। भाई भगवान ना करे आपके किसी रिश्तेदार में कोई बीमारी हो, मैंने देखा है भाई, अस्पताल बर्बाद हो जाएगा भाई। 15 लाख 16 लाख कहां से लाएगा मिडिल क्लास आदमी? पहले कर्जे में डूबा हुआ है। तुम एक घर नहीं खरीद, सचिन, जो घर तुम्हारे पास है तुम्हारे पिताजी ने खरीदा होगा या दादा ने खरीदा होगा या नाना ने खरीदा होगा। तुम नहीं खरीद सकते इस वक्त घर, बहुत महंगा है। खरीद सकोगे इंशाल्लाह, भगवान करे आपको बहुत पैसा मिले, पर बहुत मुश्किल है इस वक्त। और इनके आप महल देखो, एथेनॉल की फैक्ट्रियां देखो। कमिंग बैक टू द एथेनॉल की, अब देखिए लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कुछ कर नहीं रहा इस मुद्दे पे, तो आम आदमी के पास विकल्प बचता है आई थिंक जुडिशरी का। तो वहाँ पर आप पीआईएल डाल सकते हैं। और
लेकिन एक पीआईएल रिजेक्ट हुई थी आई थिंक लास्ट ईयर। ठीक है, हो गए, एक दूसरे ठीक से करेंगे। ओके। ये पता भी नहीं, मैं जेन्युइनली नहीं जानता हूँ कि पीआईएल जो रिजेक्ट हुई थी क्या उस पे था। हालांकि किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है कि उनकी पीआईएल रिजेक्ट हुई थी, तो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे पहले उनके अकाउंट से लगा कि जेन्युइन व्यक्ति है। मैंने अभी बात नहीं किया, मैंने उनका कहा मैं आज उनको कॉल करूँगा आपके पॉडकास्ट के बाद। अच्छा। बट तो मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली रीच आउट किया। बट बहुत सारे ऐसे पीआईएल भी फाइल होती है सरकार द्वारा कि सरकार की नीति को अपोज करे, फिर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दे, और फिर सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको साथ दिया है। बट मुझे नहीं लगता ये वाली जो रिजेक्ट हुई वो ऐसी है। बट फिर मैं कहता हूँ ये कोर्ट का मामला नहीं है भाई। अगर देश कोर्ट ही चलाएगा तो फिर सरकार की क्या जरूरत है? लेकिन अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर हमारे पास ऑप्शंस भी तो क्या हम रहेंगे? आर्टिकल 32 के नीचे जाएंगे कोर्ट में, वो तो करेगी हम। बट मैं फिर कहता हूँ ये गवर्नेंस का इशू है। मैं देखिए, मैं भविष्य में इस देश के गवर्नेंस में मैं इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मैनिफेस्टेशन है। तो जब मैं खुद की कल्पना करता हूँ, अगर मैं इस देश में फाइनेंस चला रहा हूँ या गृह मंत्रालय चला रहा हूँ, मेरे पीएम ने अगर कोई फैसला किया जो लोगों के हित में और ट्रांसपेरेंटली किया, अब वो सारी चीज़ अगर कोर्ट ही चलाए, कोर्ट ही मेरे पीएम को बोले ऐसे करो ऐसे करो, तो मुझे लगता है वो भी डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट का रोल नहीं होना चाहिए, कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। बट कोर्ट की भी एक सीमा और मर्यादा होनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है, हमारा देश पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बैठे हुए वजीर आज़म नवाज शरीफ को समन किया। राइट। बैठे हुए वजीर आज़म को। मैं चाहे मोदी जी के खिलाफ हूँ, कोर्ट थोड़ी ना मेरे प्राइम मिनिस्टर को समन करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इस पे हमें सोचना होगा। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए और हर सीमा के अंदर लोगों को काम करना चाहिए। आई एम नॉट वेरी हैप्पी गोइंग टू कोर्ट। मैं कोर्ट जाऊँगा, वहाँ पे स्ट्राइक डाउन करा दूंगा इस पॉलिसी को या ऑप्शंस ले आऊँगा। बट कोर्ट इज़ नॉट द वे टू गो। शासन राजा करता है, अगर जज को करना है तो फिर जज क्यों नहीं राजा बनता है? और जिस दिन जज राजा बन गया बहुत मुश्किल होती है, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्योंकि आप जज को सवाल नहीं पूछ सकते, राजा को आप सवाल पूछ सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि कह हमने ही सकते हैं चुना ना कि है। भाई ब्रो चिल, हमने चुना है। जज को कौन चुना है कैसे पूछोगे? पूछो तो वही कंटेम्प्ट लग जाएगा। जज साहब भाई दिल्ली पुलिस, दूरी नहीं, वहीं दिल्ली पुलिस करी, वहीं आपको पीछे डाल देंगे लॉकअप। फर्क है ना दोनों में। राइट राइट। और होना चाहिए कोर्ट का आलम, कोर्ट का निज़ाम हमेशा ऊपर होना चाहिए, मैं उसमें यकीन रखता हूँ। तो राजा चलाएगा, प्रजा सवाल पूछेगी। ये उल्टा हो रहा है, राजा चलाता है, प्रजा को कहता है यू डोंट डू वट एवर यू वॉन्ट, कोर्ट्स के हमें भाग कर जाना पड़ता है। क्या है ये? इथेनॉल पे मैं दो चीज़ें समझना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ पे ना बहुत पुश कर रही है। दो चीज़ें, पहला कि ब्रो बाहर के देशों में भी होता है, ब्राज़ील में हो रहा है, यूएसए में भी ब्लेंडेड है, यूरोपियन यूनियन के भी आई थिंक कुछ देशों में है कुछ ऐसा। तो कह रहे हैं वहाँ दिक्कत नहीं आ रही तो हमें क्यों दिक्कत आएगी? और सबसे पहले आप इस पे ही बताइए कि ब्राज़ील में और अमेरिका में प्रोग्राम 1970s में शुरू हुआ, 1970s, ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स पहले। सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में। ओके। ब्राज़ील से लेके अमेरिका तक आपको हर फ्यूल का चॉइस मिलता है, E0, E5, E10, E15, E20, और ब्राज़ील में E30, E35, यहाँ तक के फुल फ्लेक्स E85 फुल फ्लेक्स मिलता है। आपकी जो गाड़ी जो हैसियत आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में। यहाँ E20 थोक पा गया है। सेकंड, ब्राज़ील और अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी का बेटा एथेनॉल का फैक्ट्री चला रहा है। तीसरा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे चॉइस दो, जो हमारा बुनियादी अधिकार है, दस्तावेज सामने रखकर। मतलब इस मुद्दे को अगर सॉल्व करना है तो ऑप्शंस दे दे सरकार, सॉल्व हो जाएगा। कुछ है ही नहीं कुछ भाई, और पेट्रोल पंप पे स्टोरेज टैंक बना दो ना भाई। भाई इसमें मिलावटें क्या पेट्रोल पंप वाले नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? फिर और देखेगा कौन? और हाँ देख, और फिर डाल देंगे एथेनॉल के ऊपर, लग गए आपकी गाड़ी की। और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आई थिंक हमारे रूरल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा है। 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप है भारत में, वो सब सारे क्या एथेनॉल 20 कंप्लाइंट, मॉइस्चर बाहर रखने के लिए। अगर आपकी गाड़ी में स्पेशल वो चाहिए, एथेनॉल 20 कंप्लाइंट गाड़ियों में जो 25 के बाद आई, स्पेशल किट या स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वो
पानी मिक्स ना हो, मॉइस्चर मिक्स ना हो, तो फिर आपके स्टोरेज में क्यों नहीं चाहिए? मेरी गाड़ी 2021 की है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 100% प्योर पेट्रोल डलाना। मैं E20 ही डलाता हूँ और मुझे टेंशन है कि आने वाले टाइम पे जब भी सर्विसिंग में जाऊँगा मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ महसूस हो रहा है, हो रहा है? फ्यूल ड्रॉप हो रहा है, हाँ महसूस हो रहा है। दिक्कतें मुझे समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं सर्विस के लिए लेके जाऊँगा मुझे जेन्युइनली आपकी बढ़िया गाड़ी थी वो, कोई एवरेज का आपको दिक्कत नहीं था? नहीं। गाड़ी के चलाने में थोड़ा आपको थोड़ा यस। बहुत, ये चीज़ देखो हम कह नहीं सकते, बट जो लोग गाड़ी चलाते हो समझेंगे कि जब आप एक गाड़ी से अटैच होते हैं, एक गाड़ी चलाते हो, उसमें एक फील आती है, आप उस गाड़ी को आप कनेक्ट होते हो, आप राइट। जान, आप उस गाड़ी को समझ सकते हो। बाइक भी तो जब कोई गाड़ी में समस्या आती है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ हो रहा है, मेरे थोड़ा सा ये वो फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही है। और फिर चलो जाइए आप ऑफिशियल डीलर के पास, दे देगी आपको बड़ा बिल, तो ठीक है आपने पेट्रोल पे बचा भी दिया, तो फिर जो बिलिंग है उस पर उस पर, और एट द एंड चीज़ें हम पार्ट्स भी इंपोर्ट कर रहे होंगे कहीं ना किसी चीज़ के। किट तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओ। हरदीप पुरी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको भेज दूंगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अभी किट आ गया है बट हमने इसकी टेस्टिंग नहीं की। तो ब्रो टेस्टिंग नहीं की तो बना क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं अभी तो किट विदेश से आ रहा, तो उसके डॉलर आपका खर्च नहीं हो रहा क्या? अच्छा, अगर किट इंपोर्ट करना है 23 के पहले की गाड़ी के लिए, मतलब वो बाइबल नहीं थी, तो क्यों ठोसा? और फिर किट तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिलना चाहिए लोगों को, खरीदेंगे क्यों? अब भाई मैंने गाड़ी खरीदी तब आपने बोला क्या कि हम ऐसे करेंगे? मैंने आज एक ट्वीट किया कि ये जो है ना, ये गाड़ियों का नोटबंदी है। डिमोनेटाइजेशन कर दिया 23 के पहले की गाड़ियों का। लेकिन तहसीन भाई, ये भी तो देखिए कि अगर इथेनॉल हम बनाते हैं तो वाटर शॉर्टेज भी तो आने वाले फ्यूचर में होगी। अब वो कह रहे हैं कि अकल, मुझे फैक्ट चेक करने के लिए कहा कि जितने भी एथेनॉल की फैक्ट्री है वो पानी यूज़ नहीं करते। तो कैसे बनता है? भाप से? भाई वो होगा उनका सौर कोई ऊर्जा? पता नहीं उनका चमत्कार होगा। बट भाई आपके दर्शकों के लिए, गन्ने से आप एथेनॉल बनाओगे तो 2500 से लेके 3600 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल के लिए खर्च होता है। कौन से बनाओगे तो 4500 लीटर पानी खर्च होता है, और चावल से बनाओगे तो 10,500 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल के लिए बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सचिन भाई, क्या दिल्ली में पानी की शॉर्टेज थी कि नहीं थी? बिल्कुल है, कई एरियाज में 6-6 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आता। काहे आप कर रहे हो डाइवर्ट? मुंबई, उन्होंने तो नोटिस जारी कर दिया कि फिर? 30 या 40 डेज का पानी उनके पास लिमिटेड था। फिर हर सिटी में पानी की शॉर्टेज है। फिर काहे कर रहे हो ये? और सबसे ज़्यादा हमारा इथेनॉल किससे बनता है? शुगर केन से या कॉर्न से? अभी ये कॉर्न हमारा 45% जाता है इथेनॉल में, शुगर केन ऑब्वियसली क्योंकि सब नेताओं का है तो उसमें जाता है, और चावल को अभी ये डाइवर्ट कर रहे हैं। तो Okay. चावल को कहाँ से कर रहे हैं? जो हमारे पीडीएस में है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से चावल कर रहे हैं। तो अब गरीब को खाना दो ना। अगर उधर का चावल कॉर्न मतलब इथेनॉल, तो फिर फूड सिक्योरिटी पे होगा कि नहीं असर? और कह रहे कि नहीं होगा, कैसे पता आपको? ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी ब्रो, नहीं होगा। अच्छा फिर मैं पूछता हूं, क्या खाने के दाम बढ़े या नहीं बढ़े? क्योंकि वहां डाइवर्ट हो रहा तो बढ़ेंगे, बट ट्रस्ट मी ब्रो, नहीं होगा। हम लोगों ने 3 चीज़ों पे बात कर ली, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अब लोग अक्सर देखते हैं मीडिया के लिए कि यार हम परेशान हैं, मीडिया हमारी आवाज़ उठाएगा। एंड आपने मीडिया सर्कल्स में काफ़ी ज़्यादा शोज़ किए हैं, आपने देखा है उनकी कार्यशैली क्या होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो इस मुद्दे पे लोगों की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? कि दबाव में है। अधिकतर जो एंकर्स है, हाँ। उन्होंने एथेनॉल के बारे में रिसर्च नहीं की, ठीक है, उतनी रिसर्च नहीं किया। की होगी तो सरकार कहता होगा कि हमारा नैरेटिव चलाओ, जैसे मेरे बाइट को कट करते चलाया आज। तो जो शो मैंने आज सुबह किया वही शो ही हुआ ऐसे कि आम लोगों को इसकी समझ नहीं है, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है आपको समझाने के लिए। भाई वो आप आ रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सुपीरियरिटी ना, वहाँ पर है दिक्कत। मीडिया, इसलिए मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी इस देश में। कौन मीडिया? जो मीडिया का रोल था सिंदूर के दौरान, कराची पे हमने फतेह कर लिया, लाहौर पे कर दिया, जबकि सिंदूर बढ़िया ऑपरेशन था, हमने पाकिस्तान को ठोकते पिछवाड़े पे ऐसे मारा है उनके, बट आप ही ने इस नैरेटिव को खराब कर दिया। तो चाटुकारिता करने का काम नहीं मीडिया का, सवाल पूछने का। और कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने एक सुमित अवस्थी जी के साथ शो किया कल, संकित उपाध्याय के साथ किया, बढ़िया टफ सवाल पूछा, टफ जवाब दिया, सुना उन्होंने।
नैरेटिव नहीं बनाया और टफ सवाल पूछा मुझसे, जो आप पूछा वो होना चाहिए, मैं उसका जवाब दे पाऊँ या नहीं। आप नैरेटिव क्यों बना रहे हो सरकार का? सरकार के लिए आप बैटिंग क्यों कर रहे हो? मत कीजिए ना। आप आम आदमी की, आप कोई आदमी कह रहा है, सचिन कह रहा है भाई मुझे लगता है मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है मेरी गाड़ी का एवरेज गिर रहा है। अरे सचिन आपको अक्ल नहीं है क्या भाई? अगर लेमन टर्म्स में समझें कि कोई भी टॉपिक के, जैसे आप डिबेट्स में जाते हो तो मीडिया में लाइक बिफोर द डिबेट क्या होता है वहाँ पे? कुछ नहीं होता, मैं तो कट टू कट पहुँचता हूँ। मैं अच्छा। जल्दी जाता नहीं, क्योंकि क्या होता है कि मेरे बैक टू बैक शोज़ होते हैं, तो मैं हम्म, जल्दी जाता नहीं। बट होता कुछ नहीं, सब लोग अच्छी से बैठते, सबका एक दूसरे से अच्छा संबंध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्तिगत नहीं होता हूँ मैं किसी से, तो वो ओके। ठीक है। कभी ऐसी ब्रीफिंग की हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस टॉपिक को, लाइक इस पे हमें बात नहीं करनी है? मुझे कौन ब्रीफ करेगा? मुझे जो बोलना है मैं बोलता हूँ, मैं किसके बाप से मान डरता लीजिए हूँ? पार्टी की तरफ से ब्रीफिंग। मैं थोड़ी कांग्रेस का मेंबर हूँ, और होता भी जो हूँ नहीं, तो मैं थोड़ी किसी के चाचा से डरता हूँ। मैं एक ही बॉस है, मैं का एक, जो बोलना है मैं बोलूँगा, जैसे बोलना है बोलूँगा, जब बोलना है बोलूँगा। घंटा मुझे फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क पड़े भाई? काहे पड़े? किसी के बाप का खाता हूँ क्या मैं? आपको नहीं सुना वो अलग विषय है, मैं तो बोलूँगा। मेरे पास तो स्पेस है, तो मैं बोलता हूँ, जितना बोल सकता मैं बोलता हूँ, जहाँ नहीं बोल सकता नहीं बोलूँगा। ट्विटर पे बोल दूँगा, इंस्टाग्राम पे बोल दूँगा। आज जो चीज़ मैंने 10 दिन पहले शुरू की, आज पूरा देश का वो मुद्दा बन गया है। तो कुछ तो मैंने पल्स को पकड़ा होगा लोगों के, हम्म। मैं क्यों? और अगर मैं विपक्ष के लिए रुकता, जॉइंट विपक्ष के लिए, तो वो सबके शुगर मिल्स है सबके, वो मुझे रोकते, मुझे करने ही नहीं देते। मैं किसी का, मैं जो बोलना है मैं बोल देता हूँ। आपके शो पे भी कहाँ फिल्टर हूँ मैं? आपने बोला कि आने वाले टाइम पे आप सरकार में होंगे, सरकार चलाएंगे, तो किस पार्टी से आप जाने का सोच रहे हो? पता नहीं, जब जो भी पार्टी होगी सरकार में सोचेंगे, अब तो टाइम है। बट मैं सरकार नहीं चलाऊंगा, मिलकर चलाएंगे। जो आई विल आप बी राहुल इन गांधी सर्व। से मिले होंगे ना? हाँ हाँ, हाउ इज़ ही लाइक इन ग्रेट पर्सन? गाय, गुड गाय, मेहनती है, मेहनत किया, भारत जोड़ो यात्रा किया। बट उनको एक चीज़ है, उनको लोगों की बात और अच्छी रीत से रखनी चाहिए। लोग उनकी बात सुनते हैं, बहुत इज्जत आदर करते हैं उसका, उनका बहुत अच्छे व्यक्ति है, करना चाहिए उनको, और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए। वो है, उनका एक फ्यूचर ठीक है। लेकिन जब भी पार्टी मेंबर्स उनकी तरफ, ये आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि जब भी पार्टी मेंबर्स उनकी तरफ देखते हैं कि यार कोई इलेक्शंस की हार हुई या फिर कुछ बड़ा मुद्दा आता है, तो अक्सर वो अवेलेबल नहीं होते हैं। अरे नहीं, ये सब बकवास है। 2019 में जब कांग्रेस हारी, वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने रिज़ाइन किया ना, और कितने लोगों ने रिज़ाइन किया? उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली ना। देखा, ये भी गलत है। अब वो क्या है, वो टारगेट है तो सब उसको, उनको टारगेट करते हैं। हम्म, कुछ उनको, उनमें मैं कुछ चीज़ देखना चाहता हूँ जो बेहतर हो, जैसे वो और अच्छी रीत से हिंदी में वार्तालाप करें, और अच्छी रीत से स्पीचेस दें, मर्यादा से बात करें प्रधानमंत्री जी के बारे में। ये चीज़ें मैं उनकी चाहता हूँ, थोड़ा मैच्योरिटी और हो। पर बाकी तो ठीक ही है, बढ़िया इंसान है। यार आप सोचो, उस व्यक्ति ने 6,000 किलोमीटर पैदल चला, मतलब आप और मैं नहीं कर सकते भाई। तब तब सब 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 चला, आम लोगों के बीच में रहा। और लोगों ने उसको रिवॉर्ड भी दिया ना। कांग्रेस को 100 सीटें आई लोकसभा में, 99+2। तो उसने मेहनत की। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, मैं अकेला सब पे भारी कर दिया ना, 100 सीट लिया है ना। लेकिन उसके बाद फिर ये लगातार स्टेट्स हार रहे हैं, तो वो हाँ, कन्वर्ट होता हुआ। वो नहीं हो रहा है, वो वहाँ पर दिक्कत है। कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार हारे, वो गलत है। बंगाल में भी काफ़ी अच्छा। बंगाल में कांग्रेस का तो कोई रोल था नहीं, बट ममता जी का था, बट बीजेपी जीती। बट खैर, कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस को अब पंजाब, राजस्थान जीतना है, हम्म, और उत्तर प्रदेश में सपा के साथ जाकर अच्छा एक प्रदर्शन करना है। तो 2029 में गेम हम्म। हो सकता है। फंडामेंटली कांग्रेस मिस क्या कर रही है जो अभी लगातार बहुत इलेक्शन? वामपंथी हो गई है, जी। बहुत लेफ्ट हो गई है। ओके। जो कांग्रेस को एडवाइस करते हैं वो हम्म। सारे लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी सोच के। और वामपंथी इस देश का सबसे बड़ा, वामपंथी एक्सट्रीम लेफ्टिज्म एक्सट्रीम इस लेफ्ट। देश का सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी मेरिट को कभी इनकरेज नहीं करता। वो आइडियोलॉजी ज़मीन पे से जुड़ा हुआ नहीं है। वो आइडियोलॉजी
मैं 2 शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, पोर्शे पॉवर्टी। अब पोर्शे में आते पॉवर्टी की बात करो, मर्सिडीज़ मार्क्सिज्म, आप मर्सिडीज़ में आके मार्क्सिज्म की बात करो। तो ये जो, क्योंकि जो लोग इसकी बात करते हैं वो खुद एंटाइटल्ड है, प्रिविलेज्ड है, तो लोग उससे जुड़ते नहीं हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप जब एक 5 स्टार होटल में कल्पना कीजिए बैठे हो, ओ वाइन एंड चीज, ओह देयर इज सो मच पॉवर्टी इन इंडिया, ओह माय गॉड वी गॉट टू डू समथिंग, लोग जुड़ोगे नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, जो मुंबई में शादी हुई, लैविश वेडिंग, अब वो मैम अगर कहेगी कि मैं एथेनॉल पॉलिसी को अपोज करती हूँ, कौन उसको गंभीरता से लेगा? तो लेफ्ट के जो लोग होते हैं वो एलीट लाइफस्टाइल खुद के ले लेते हैं, बट बाकी को वो थम के नहीं सकते। सिवाय कैपिटलिज्म, मैं क्रोनी कैपिटलिज्म की बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं है। मेरिट पे देश आगे चलना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो 2029 के इलेक्शंस बीजेपी के लिए कितने टफ होते हुए देख रहे हो आप? वर्तमान में अगर चुनाव हो तो बीजेपी ठीक करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी 2 चीज़ करेगी। अब डिलिमिटेशन कर लेगी, ओके। जिसके वजह से उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम भारत को स्वीप करेंगे। दूसरा, उनको ये लगता है, दूसरा, विपक्ष एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा दे नहीं पा रहा है। केवल मोदी हटाओ आपका एजेंडा नहीं हो सकता। आपका एजेंडा होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा, मैं नियम बनाऊँगा कि भाई बाबू के बच्चे जाएंगे सरकारी स्कूल, और ना दो गोल्डन हैंडशेक एंड गो होम। तो अब उस पॉलिसी पे डिबेट हो सकता है, उस पॉलिसी पे ये हो सकता है मैं गलत हूँ सही हूँ, बट पॉलिसी तो ऑल्टरनेटिव दो, पॉलिसी पे होना चाहिए चुनाव। एथेनॉल पे मैं इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पॉलिसी सीखी है। अगर मैं सिर्फ मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, एथेनॉल बर्बाद गड़ा, कोई मेरा सा, ये जो देश में एथेनॉल पे जो हवा हो गई है, ये क्यों हुई? क्योंकि मैंने तथ्यों पे बात की है, मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो मैं रीजनेबल लग रहा हूँ। राइट। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इथेनॉल पॉलिसी आप कितनी प्रॉब्लमेटिक है, कितना रेट करोगे? 10। भाई मेजर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। ये रिफॉर्म कैसे हुआ? बिना दस्तावेज के हम कैसे बताएं कि रिफॉर्म हुआ? अगर आपने पेपर पढ़ा है मुझे दे देना, फिर मैं उस पर अपना ओपिनियन दूंगा। जब तक नहीं, मैं ट्रस्ट ट्यूब ब्यूरो पे क्यों जाऊँ? ट्रस्ट ट्यूब ब्यूरो बोलते नोटबंदी भी किया था ना, ब्लैक मनी खत्म हो गया। नितिन गडकरी जी को अगर आप एक कोई सजेशन देना चाहें, लाइक नितिन गडकरी जी से मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ उनको ये लगता है कि मैं फंडेड हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत, मैं उनसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने उनकी तारीफ़ भी की है। मेरा एक ही दरख्वास्त है, सर आप सोचिए कि देश के लोगों की क्या ज़रूरत है। आप सर बहुत बड़े नेता हैं, आपके पास आलीशान पैसा, घर, गाड़ियाँ, बच्चे, सब कुछ है। हम साधारण लोग हैं सर, हमारी नहीं है पेट्रोलियम लॉबी से कोई। आप हमारी दिक्कतें सुनिए, कोई आपको टारगेट इसलिए नहीं कर रहा। ये आपने जाकर बड़ी बड़ी बातें की, आप आपके हाईवे ठीक नहीं कर पाए। आई रियली होप कि आप जिस मिशन पे निकले हुए हैं, सरकार आपकी बात सुने, लोगों का इससे जेन्युइनली भला भी होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट तहसीन भाई, Thank you, और bro. टाइम देने के लिए थैंक Thanks, यू। bro. और फिर मिलते हैं किसी टॉपिक पे, लोगों को हाँ, जागरूक थोड़ा करते हैं। थोड़ा लोगों को जागरूक करेंगे, थोड़ा गपशप लगाएंगे, हाँ। थोड़ा गॉसिप करेंगे, बढ़िया करेंगे मेरा भाई। मन तो था गॉसिप करने का, लेकिन टाइम की कमी है Time और की कमी है। टॉपिक बहुत सीरियस है। तुम ये ना टॉपिक आप कर लो इसको, फिर और करते हैं, और फिर पूरे विस्तार से पूरी राजनीति की चर्चा करते हैं। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि कुछ इलेक्शंस के अराउंड हम कुछ कर पाते हैं आने करते वाले हैं time ब्रो, पे। मैं जब भी आप बोलोगे मैं हूँ आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू मेरे ब्रो, थैंक यू। थैंक यू। एंड प्लीज़ डैड को मेरा नमस्ते देना, एंड थैंक हिम फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि वो किसान है। और मैं अपने बेटे को एक चीज़ सिखाता हूँ, मैं भावुक होता हूँ कि जब भी वो खाना खाता है मैं उसको बोलता हूँ कि यार फार्मर्स को थैंक यू बोल, साला इनकी वजह से हम हैं, तो मैं जेन्युइनली भावुक होता हूँ। सो Thank you. डैड को थैंक यू बोलना। थैंक यू भाई।